गर्भ संस्कार क्या है? अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। आजकल गर्भ संस्कार शब्द बहुत अधिक सुनने में आता है और गर्भ संस्कार शब्द सुनते ही लोगों के मन में ये बात आती है कि इसमें केवल कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होता है। ऐसा इसलिए है कि प्रचलित जीवन में संस्कार करने का अर्थ जप, तप या पाठ करना ऐसा माना जाता है। वास्तव में गर्भ संस्कार ये केवल मंत्रों तक सीमित बात नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी बुद्धिमान और स्वस्थ बने, इसके लिए संपूर्ण जीवन व्यवस्था को अपनाने की यह एक विधि है। संस्कार शब्द का मूल अर्थ समझे तो किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुण बढ़ाना अथवा उसे परिवर्तित करना, यही संस्कार है। मनुष्य पर भी ऐसे ही संस्कार होते हैं, अर्थात वह तैयार होता है। इसी प्रकार गर्भ के विभिन्न अवयवों का जब विकास होता है तब वे अवयव अच्छे बने और गर्भ अच्छी गुणवत्ता का बने, इसके लिए किए जाने वाले प्रयत्न को गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार शब्द सुनते ही लोगों के मन में कई शंकाएं होती हैं, जैसे इसमें कौन से मंत्र बोलने होते हैं, मंत्रों के जाप से क्या परिणाम मिलता है, इससे बच्चे का मन संस्कारित बनेगा लेकिन उसके अंगों को क्या लाभ होगा, आदि आदि। ऐसे अनेक प्रश्न लोगों के मन में होते हैं और वे उचित भी हैं, लेकिन जब इसे सही तरह से समझा जाए तो पता चलता है कि गर्भ संस्कार शास्त्र केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ के मन और शरीर के संपूर्ण विकास के लिए भी यह शास्त्र उपयोगी है। आयुर्वेद में गर्भ के मास प्रतिमास विकास, फीटल डेवलपमेंट का विस्तृत वर्णन किया गया है। किस महीने कौन सा अंग बनता है और उस समय कौन सा आहार और आचरण करना चाहिए, ये बताया गया है। उदाहरण के लिए बीज मास में गर्भ में शरीर के प्रत्येक अंग का विकास होता रहता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्रारंभ में भ्रूण एम्ब्रियो में अलग अलग अंगों का विकास होता है और आगे चलकर उन्हीं अंगों से मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, पुरुष व स्त्री जननांग बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि गर्भावस्था के बीज महीने में गर्भवती स्त्री को यदि उचित आहार और कुछ विशेष आयुर्वेदिक औषधियां दी जाएं तो आगे चलकर बच्चे के अंग उतने ही अच्छे बनेंगे और उसमें कोई शारीरिक या मानसिक विकृति नहीं रहेगी। ये केवल किसी एक अंग की बात नहीं है, बल्कि गर्भ संस्कार में इस प्रकार की अनेक बातों पर विचार किया गया है। जैसे निर्माण जितना अच्छा होगा, विकास भी उतना ही अच्छा होगा। जैसे कोई इमारत मजबूत बनानी हो और टिकाऊ बनानी हो तो उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए। उसी प्रकार गर्भवती स्त्री के लिए दिया गया भोजन, रहन सहन और विचारों का प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बालक पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह गर्भ संस्कार 3 स्तरों पर किया जाता है। 1. गर्भधारण से पहले का संस्कार, इसमें बीज शुद्धि, पति पत्नी का आहार, रहन सहन और विचार तथा गर्भधारण के लिए उचित समय और ऋतु पर विचार किया जाता है। 2. गर्भावस्था का संस्कार, इसमें गर्भवती स्त्री को हर महीने गर्भ के मासिक विकास के अनुसार भोजन, आचरण, आसन, प्राणायाम, गर्भ संवाद और विशिष्ट अंगों की पुष्टि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं तथा सहज डिलीवरी के लिए किए जाने वाले प्रयास भी इसमें शामिल होते हैं। 3. प्रसूति के बाद का संस्कार, इसमें नवजात शिशु, जन्म के बाद शिशु के सभी अंगों, इंद्रियों और बुद्धि के विकास के लिए किए जाने वाले उपचार, औषधियां और आहार तथा प्रसूति के बाद माता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए किए जाने वाले उपाय शामिल होते हैं। गर्भ संस्कार के प्रकार: 1. गर्भधारण से पहले का संस्कार, इसमें बीज शुद्धि, पति पत्नी का आहार, रहन सहन और विचार तथा गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय का विचार किया जाता है। 2. गर्भावस्था का संस्कार, इसमें गर्भवती स्त्री को भोजन, रहन सहन, आचरण और विचार, आसन, प्राणायाम, गर्भ संवाद तथा विशेष अंगों की पुष्टि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां तथा सहज प्रसव के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का समावेश होता है। 3. प्रसूति के बाद का संस्कार, नवजात शिशु का संस्कार, बालक का संस्कार, माता का संस्कार। असमान गोत्र गर्भ संस्कार की सही शुरुआत विवाह से ही होती है। विवाह के अनेक पहलुओं में एक महत्वपूर्ण पहलू गर्भस्थापन है। आनुवंशिक बीमारियां स्त्री बीज और पुरुष बीज के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों में पहुंचती हैं। इसलिए एक ही गोत्र में नजदीकी संबंध में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आनुवंशिक बीमारियों को रोका जा सकता है। ऐसे और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आयुर्वेद शास्त्र में और आधुनिक विज्ञान में इसका विस्तार से अध्ययन किया गया है। इस विषय पर विचार करते हुए चरक ऋषि ने इस अध्याय का नाम अतुल्य गोत्रीय अध्याय रखा है, जिसमें उन्होंने मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि विभिन्न गोत्रों के स्त्री पुरुष का विवाह कर, शरीर शुद्धि करके, बीज शुद्धि करके तथा सही समय चुनकर योजनाबद्ध रूप से गर्भस्थापन का प्रयास करना चाहिए। जब पति पत्नी दोनों के बीच शुद्ध होते हैं तभी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। अतुल्य गोत्र अर्थात अलग अलग गोत्र वाले स्त्री पुरुष। हमें विवाह करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नजदीकी संबंधों में भी विवाह नहीं करना चाहिए। आधुनिक जीव विज्ञान बायोलॉजी भी चरक ऋषि की इस बात का समर्थन करता है। अगर आप चाहें तो मैं बाकी पेजों बीज शुद्धि, शरीर शुद्धि, गर्भधारण का सही समय का भी इसी तरह शब्दशः हिंदी अनुवाद कर सकता हूँ। शरीर शुद्धि: गर्भधारण से पहले माता और पिता दोनों का निरोग होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से संक्रमण आदि उनकी शुद्धि पहले नहीं कराई गई हो तो बाद में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी प्रकार की बीमारी हो तो गर्भधारण नहीं होता और यदि हो भी जाए तो भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
गर्भ में किसी प्रकार का विकार या बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण समझें, यदि शरीर में कोई फोड़ा फुंसी, संक्रमण, सड़ा हुआ घाव हो तो उस समय गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यदि उस स्थिति में गर्भधारण हो जाए तो उसे सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं, अर्थात संक्रमण के कारण गर्भपात हो सकता है। शरीर शुद्धि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल माता के लिए ही नहीं बल्कि पिता के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि गर्भावस्था में उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि स्त्री के गर्भाशय में कोई कमजोरी हो और वह गर्भ धारण करे तो वह कमजोरी बढ़ सकती है और उसके कारण गर्भ में समस्या हो सकती है। इसलिए उसकी समग्र स्थिति और प्रकृति ठीक होने पर ही गर्भधारण करना उचित होता है। शुद्धि का अर्थ यह है कि स्त्री पुरुष दोनों का शरीर शुद्ध होना चाहिए, अर्थात दोनों में कोई शारीरिक कमजोरी या बीमारी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो पहले शरीर शुद्धि उपचार करके वह समस्या दूर करनी चाहिए, उसके बाद ही गर्भधारण का निर्णय लेना चाहिए। शरीर शुद्धि पंचकर्म, औषधियों और आहार द्वारा की जाती है। बीज शुद्धि, भावी संतान शारीरिक और मानसिक रूप से श्रेष्ठ बने, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में स्थित आनुवंशिक बीजाणु बीज दूषित न हो, सभी अवयव स्वस्थ हों और भविष्य में उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्तम बने। इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों को गर्भधारण से पहले उचित आहार, शुद्ध भोजन, विहार, विचार तथा आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए, जिससे बीज शुद्धि होती है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, ऐसा कहा गया है। आयुर्वेदिक पंचकर्म, रसायन औषधियाँ, विषय औषधियाँ, उचित भोजन, उचित आचरण तथा संतुलित विचारों के द्वारा बीज शुद्धि होती है। इसके लिए गर्भधारण का निर्णय लेने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को पंचकर्म द्वारा अपनी प्रकृति के अनुसार आवश्यक कर्म करके शरीर शुद्धि करनी चाहिए और उसके बाद रसायन औषधियों का सेवन कर बीज शुद्धि करनी चाहिए। बीज शुद्धि के बाद बनने वाले स्त्री बीज और पुरुष बीज उत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं। ऐसे उत्तम गुणों वाले बीजों से बुद्धिमान, स्वस्थ संतान का जन्म होता है। गर्भधारण के लिए उचित समय। आयुर्वेद शास्त्र में मनुष्य की प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक प्रकृति पर उसका आचरण, व्यवहार, स्वास्थ्य, विचार, बुद्धि और हर एक आदत, बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के हर आचार विचार, शारीरिक स्वास्थ्य और कार्यों में उसकी प्रकृति प्रकट होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने शरीर और मन की प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। ये प्रकृति ही मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होती है, अर्थात मनुष्य को सुख, आरोग्य या दुख, बीमारी भी उसकी प्रकृति के अनुसार ही प्राप्त होता है। ऐसी यह प्रकृति गर्भस्थापन से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक उसके साथ रहती है। ऐसे और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोषः उत्कर्ष प्रकृति जायते तेन, अर्थात स्त्री पुरुष के बीच के संयोग के समय जो दोष उत्पन्न होता है उसी से प्रकृति बनती है। गर्भ में ये प्रकृति आगे चलकर बच्चे के जन्म की प्रकृति बन जाती है। ये प्रकृति एक दोषज, विदोषज और समदोषज ऐसे 7 प्रकार की होती है। व्यवहार में द्विदोषज प्रकृति के लोग अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकृति से व्यक्ति का शारीरिक ढांचा, स्वभाव, सहन शक्ति, धातु पुष्टि और बुद्धि निश्चित होती है। प्रकृति गर्भस्थापन के समय निर्धारित हो जाती है, इसलिए यदि गर्भस्थापन उचित समय, ऋतु में किया जाए तो आने वाली पीढ़ी उत्तम गुणों वाली बन सकती है। शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष उत्कट होते हैं उसी के अनुसार प्रकृति बनती है। दोषों की प्रधानता समय पर निर्भर होती है। उस समय ऋतु के अनुसार कौन सा दोष प्रधान होता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किस ऋतु में कौन सा दोष अधिक होता है उसकी जानकारी नीचे दी गई है। यदि उचित समय में गर्भधारण किया जाए तो श्रेष्ठ गुणों वाली गर्भ प्रकृति तैयार होती है। अंग्रेजी महीना ऋतु दोष स्थिति गर्भधारण के लिए मार्च टू अप्रैल वसंत कफ अधिक, सामान्य समय मई टू जून ग्रीष्म पित्त, सामान्य समय जुलाई टू ऑग वर्षा वात अधिक, खराब समय सेप्ट टू अक्टूबर शरद पित्त अधिक, साधारण समय नवंबर टू दिसंबर हेमंत, संतुलित श्रेष्ठ समय जनवरी टू फरवरी शिशिर, संतुलित श्रेष्ठ समय। हम इस तथ्य को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लें कि एक स्त्री की प्रकृति वात पित्त की है और पुरुष की प्रकृति वात कफ की है। यदि ऐसे लोग वर्षा ऋतु में गर्भधारण करते हैं तो संतान में वात प्रकृति का प्रभाव अधिक दिखाई देगा। वात प्रकृति के बच्चों और व्यक्तियों में शारीरिक दुर्बलता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अतिचंचलता, शीघ्र थकान तथा नींद की कमी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। यदि ये दंपति हेमंत या वसंत ऋतु में गर्भधारण करें तो संतान में वात का प्रभाव कम होगा। इस प्रकार उनकी संतान संतुलित, स्वास्थ्यपूर्ण और बुद्धिमान बन सकती है। इसलिए गर्भधारण से पहले स्त्री पुरुष को अपनी प्रकृति को जानना चाहिए। उसके अनुसार विचार और परीक्षण करके ही उचित ऋतु में गर्भधारण का निर्णय लेना चाहिए। अपने परिवार के लिए सही प्रेगनेंसी प्लान बनाने के लिए संतान की जीवन गुणवत्ता और अच्छी प्रकृति के लिए उचित समय में गर्भधारण करना बहुत आवश्यक है। यदि दंपति अपनी प्रकृति के अनुसार न हो तो उनके लिए सामान्य रूप से हेमंत और शिशिर ऋतु गर्भधारण के लिए सर्वोत्तम समय है। यदि संभव हो तो आयुर्वेद विशेषज्ञ से अपनी प्रकृति की जांच करवा कर ही उचित ऋतु में गर्भधारण का निर्णय लेना चाहिए। ऐसे और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।